सवाल तो रोज उठते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता। जवाब मांगो तो होता है बस शोर, हंगामा, चीखना, चिल्लाना और मारपीट। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत लग चुकी है। देश का सबसे बड़ा मुकदमा शुरू होने जा रहा है। आज का मुकदमा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। इमरान खान का इतना कहना था कि भारत में घमासान शुरू हो गया। विपक्ष कहने लगा कि मोदी और इमरान मिले हुए हैं, और यही है आज का मुकदमा। चुनाव हिंदुस्तान का, मुद्दा पाकिस्तान का क्यों? कांग्रेस की तरफ से देश के सामने हाजिर होने आई हैं राधिका खेड़ा, और इस मुकदमे के दूसरे पक्ष हैं बीजेपी के राजीव पांडे। आज की कार्यवाही के जज हैं 40 साल के अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, जिनकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। देश की जनता की तरफ से लड़ेंगे समीर अब्बास। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मुकदमा देश के सामने हाजिर हो। जी हाँ, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आज के मुल्जिमों को देश के सामने हाजिर करने का। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बहस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं आज की बहस का मुद्दा क्या होने वाला है। किस मुद्दे पर आज यह अदालत सुनवाई करेगी? अदालत के सामने आज बहस का मुद्दा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत में मोदी सरकार फिर से बनती है तो पाकिस्तान के हित में होगा ये, क्योंकि मोदी सरकार के आने से भारत पाक के बीच अमन की राह आसान होगी। आज बहस में इल्जामात इस पहलू को लेकर भी लगाए जाएंगे कि हर बात पर पाकिस्तान का नाम लेकर विपक्ष को घेरने वाली और देशद्रोही ठहराने वाली बीजेपी अब क्या पाकिस्तान के स्टैंड से बैकफुट पर है? आखिर जब जब हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल होता है तो पाकिस्तान की इतनी चर्चा क्यों होती है? तो सबसे पहले नजर आज की बहस के मुद्दे पर। 2019 लोकसभा के पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले आज की अदालत इस बात पर बैठी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जीते तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। अदालत इमरान खान के इस बयान पर गंभीरता से सुनवाई करेगी। अदालत को इस बात से भी रूबरू कराया जाता है। माननीय जज ये भी सुने कि अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का हवाला देते हुए क्या कहा था। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? सुनवाई, बहस और दलील की शुरुआत से पहले अदालत को इस बात से भी अवगत कराया जाता है कि विपक्ष की ओर से पाकिस्तान, कश्मीर, वहां के सुरक्षा बल, आतंकी हमले और आम आदमी की मौत को लेकर क्या ख्याल है। सेना के ऑपरेशन में आतंकी से ज्यादा आम लोग मरते हैं। उन्होंने पुलवामा का उदाहरण भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा में एक आतंकी मरा लेकिन 13 आम लोग मारे गए थे। अदालत की कार्यवाही इन तमाम पक्षों का ख्याल रखते हुए होगी और फिर बहस इस बात पर होगी कि अब देश की सियासी पार्टियां चुनाव के दौरान पाकिस्तान का जिक्र छोड़कर वोट को लामबंद करते आए हैं। इस बार खुद पाकिस्तान के पीएम मोदी की जीत की दुआ कर रहे हैं, लिहाजा अदालत में पाकिस्तान की चाहत पर बहस होगी। बहस इस बात पर कि चुनाव हिंदुस्तान में तो मुद्दा पाकिस्तान क्यों। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की दलील सुनी जाएगी, आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों के बयान पर गौर किया जाएगा, फिर अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं
देश के सामने हाजिर हो। तो देश के सामने हाजिर हो का मुकदमा शुरू होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से राजीव पांडे कटघरे में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राधिका खेड़ा मेरी बाईं तरफ कटघरे में मौजूद हैं। लेकिन आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं जज साहब राहुल देव की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहला इल्जाम बीजेपी पर यह है कि अगर विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जिस तरह का आरोप बार बार लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो अब पाकिस्तान बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहा है? बीजेपी की तरफ से राजीव पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव साहब, अब तक हम यही देखते आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी पाकिस्तानी नेता का बयान विपक्ष के किसी भी नेता के बयान का समर्थन करता हुआ नजर आता है, तो आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। आज जब इमरान खान ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बने, तो पाकिस्तान परस्त कौन नजर आ रहा है? देखिए समीर भाई, पाकिस्तान आज ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। पाकिस्तान आज भारत के साथ एक हाइब्रिड वॉरफेयर में व्यस्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कहा है, वो इमरान खान का कोई भी वक्तव्य इमरान खान के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है। जिस तरह हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी का कोई भी वक्तव्य उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है। वहां सारी स्क्रिप्टिंग वहां के जो बाजवा साहब हैं, जो उनके सुपर बॉस हैं, वो लिखते हैं। आज पाकिस्तान, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सेना चाहती है, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान आज भारत के साथ एक हाइब्रिड वॉरफेयर में है और उसके जो आर्मी चीफ है बाजवा, वो जानते हैं कि अगर भारत में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, उनकी हालत खराब है। तो उन्होंने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। यह मेरा पहला वक्तव्य है। और दूसरा मैं बताता हूं, सबको पता है वहां का, अगर आप डिबेट उठा के देख लें, जो वहां की इंटेलिजेंसिया है उनको देख लें, उनको पता है कि जब से भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। पाकिस्तान के जितने भी समर्थन हो रहे थे, जो अमेरिका से लेकर, फिर से चाह रहा है कि आप मेरी बात ही नहीं सुने, आप मेरे पॉइंट पर नहीं आने दे रहे हैं। ये जो वक्तव्य है इमरान खान जी का, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के साथ घालमेल बहुत पुराना है और ये जो वक्तव्य है, ये देश में कंफ्यूजन पैदा आप लगातार कहते हैं कांग्रेस को फायदा हो, इसलिए उन्होंने कहा है। अच्छा, ये मेरे पॉइंट पे आने देने, ये आप लगातार कहते आए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है, मुझे ताज्जुब है राजीव साहब, राजीव जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज इमरान खान के बयान के बाद भी आप वही बयान दोहरा रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। इमरान खान चाहते हैं कि मोदी जी का जो कड़ा रुख है पाकिस्तान से, जिसके कारण से देश में उनका जो ग्राफ है ना, वो बढ़ा है, उसको धूमिल करने के लिए कांग्रेस के इशारे पे बयानबाजी है। यह मेरा मानना है। मतलब और हाइब्रिड वॉरफेयर है। जान लीजिए, पाकिस्तान केवल हमारे साथ बंदूक से नहीं लड़ रहा है, वो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। पूरा का पूरा जो कश्मीर है, उसका वहाबाइजेशन पाकिस्तान ने कराया है। मतलब पाकिस्तान में जब हमारे कश्मीर, यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो बयान दिया वो राहुल गांधी के कहने पर दिया क्या? ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस को मदद करने के लिए दिया गया बयान है। ये मैं कह रहा हूं, जी बिल्कुल कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आपने ये बयान दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हमारा जो इल्जाम है वो सबसे पहले हम आपको, राजीव भाई आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। जी जी, अनुशासन होता है बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी पर आज ये इल्जाम है कि इमरान खान के बयान का सियासीकरण किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स की तरफ से। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। और राधिका, सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो ये कहते हैं कि पाक ने मोदी के साथ ऑफिशियली वो आ गए हैं, अलाई बन गए हैं। इसके अलावा अगर आप मोदी को वोट दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए वोट होगा। सीधी भाषा बिल्कुल वही नजर आती है जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के लिए इस्तेमाल करती है। देखिए, ऑफिशियली तो आज वो एक साथ हो गए हैं, लेकिन अनऑफिशियली एक टाइमलाइन है, उस पर चर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो अपना ओथ सेरेमनी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया था जब तक उनके प्रिय 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 नवाज शरीफ जी यहाँ नहीं आए।
और ऐसा आलम था कि उसके बाद बिना न्योते के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके कौन पाकिस्तान गया? इस देश की जनता के पीठ के पीछे ऐसा छुरा भोंका कि अपना हवाई जहाज सीधा जाके पाकिस्तान में उतारा। पाकिस्तान के जहाज उतारते ही भागे भागे सीढ़ियों से उतरे और गले किसको लगाया? नवाज शरीफ जी को। उसके बाद हमें बदले में क्या मिला? हमें गुरदासपुर मिला, हमें पठानकोट मिला। अब उसके बाद कर्नल महादिक, आपको याद होगा, उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी। हमें फिर दिखाई दिया किस तरीके से प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को फिर गले लगा रहे थे। यहाँ पे हमारे जवान, जो वादा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, जो वादा था लाल आंख दिखाने का, 56 इंच का सीना एक और सीने से गले लगा के खड़ा था, जब हमारे सैनिक, जिसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी अभी तक, उसकी चिता जल रही थी। अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ? रशिया 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ये सरकार आई है कि रशिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज करी। वो रशिया जो हमारा दोस्त कितने सालों से था, आज नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप इमरान खान ये कहते हैं कि भाई मोदी अगर जीत कर आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, शांति वार्ता की पहल हो सकती है, कश्मीर को लेकर भी बात हो सकती है, वो यहां तक कह देते हैं। नहीं, अभी तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं ना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नहीं, समझने की जरूरत है कि इमरान खान ऐसी चीज क्यों चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये जो देश है वो अनेकता में एकता है, जो अनेकता में एकता को तोड़े, जो उस धागे को कमजोर करे। पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि ऐसी सरकार रहे, और पिछले 5 साल में हमने देखा है कैसे जाति को जाति से, धर्म को धर्म से और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, और बार बार लड़ाया जा रहा है। कभी आपके खाने के ऊपर सवाल हो के आपको मार दिया जाता है। ये ऐसा देश हो चुका है जहां पे एक पुलिसकर्मी, उसी प्रदेश का जहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री MP हैं, उसी प्रदेश में एक पुलिसकर्मी को भी मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। और ऐसा प्रदेश है जहां राधिका, सबसे बड़ा सवाल देखिए, ये देश की जनता भी यहां पर बैठी हुई है और वो ये जानना चाहती है कि बस जब आप लोग ये आरोप लगाते हैं तो इन आरोपों के पीछे है क्या, इनके आधार क्या हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी की सेटिंग है इमरान खान से। आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेटिंग है। तो देश की जनता क्या चाहती है, सोचती क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? सर, ये तो सब छलावा है, दिखावा है। हाँ। देश को, हमारे हिंदुस्तान की जनता है, इनको ये लोग महामूर्ख समझते हैं। कल IBN 18 पे कल का 1 घंटे का, नहीं तो इमरान खान ने क्यों कहा? आपको क्या लगता है इमरान खान ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा? कांग्रेस की साजिश है। कल मोदी जी ने कहा है कि इमरान खान के किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता है। इसी का मार्फत, इसी के बिहार पे कांग्रेसियों ने मोदी के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या लगता है आपको? राधिका जी ने टाइमलाइन की बात की। अभी इससे पहले AS दुलत और असाद जो ISI के चीफ थे, उन्होंने किताब लिखा था और उसमें कहा था पाकिस्तानी सेना हमेशा चाहेगी कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि एक कमजोर भारत पाकिस्तान के हित में है। क्यों भाजपा सरकार, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो कमजोर भारत है? बिल्कुल। आप देखिए कांधार कांड, किस बेसिस पर ये कह रहे हैं आप? इतिहास देखिए भाजपा का। कांधार कांड हुआ, भाजपा की सरकार थी, सारे आतंकियों को छोड़ दिया। इससे पहले रुबैया से घटना हुआ, सरकार को भाजपा सपोर्ट कर रही थी, आतंकवादियों को छोड़ा गया। मोदी और वाजपेयी दोनों ही बिना बुलाए पाकिस्तान गए और पूरे कैबिनेट को बैठाकर साथ में ले गए। कभी मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए, कभी इंदिरा गांधी पाकिस्तान नहीं गई। जब जब भाजपा की सरकार आई है, पाकिस्तान मजबूत हुआ है और भारत कमजोर हुआ है। मानते हैं आप? देखिए, मेरी जो राय है, जिस तरीके से इमरान खान का जो बयान आया है, पूर्णतः भारत में कांग्रेस को मदद पहुंचाने के लिए। इसका पूछे क्यों? वो इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी तो हमारा हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ 2-2 स्ट्राइक से हालत खराब है। वो चाहते हैं कि इस तरह के बयान से हम लोगों को कंफ्यूजन पैदा करके, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बयान पैदा करके पूरी तरीके से कंफ्यूजन करे और भाजपा को वोटों का नुकसान। ठीक है, राजीव पांडे, एक छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए बस। कहीं आपको यह नहीं लगता कि इमरान खान के बयान का यह मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो बीजेपी नाक में दम कर देगी और पाकिस्तान से अगर वो शांति वार्ता करने की वो सरकार कोशिश करती है तो आप लोग 100 सवाल खड़े कर देंगे, उन्हें देशद्रोही साबित कर देंगे कि देखो पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है ये शख्स? देखिए, वो इसका डर जता रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी है उसमें सारी पार्टियां नॉर्मली एक साथ रहती हैं और एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये देश का विषय है, ये कांग्रेस भाजपा का विषय है। हो कहां रहा है? मेरी बात तो सुनिए, हो रहा है। देखिए, जब लड़ाई हुई
जब ये अपना जो कारगिल वॉर हुआ, तब पूरा देश साथ था। जितने बार भी हमले हुए हैं देश साथ खड़ा रहा है। देखिए 5 साल में एक नया वर्ग पैदा हुआ है जो मोदी जी के हर एक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी राधिका खेड़ा जी ने कहा कि जाति से जाति को लड़ाने की बात कर रही थी। अरे भाई, आप केवल एक गुजरात में आपने एक पटेल लीडर बनाया, आपने एक ओबीसी लीडर बनाया, एक आपने दलित लीडर बनाया और कहा कि सब लोग एक दूसरे से लड़ो और हम किसी तरीके से सत्ता में आए। अलग बात है कि उसमें से एक ओबीसी लीडर ने कहा नमस्ते, राहुल गांधी के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपने राजीव जी, आप ये सारा मामला विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, भारत पाकिस्तान का मामला है। अभी आप गुजरात न लाएं। नहीं, उन्होंने कहा, उसका जवाब दे रहा हूं मैं सर। विदेश नीति से बात शुरू की थी, तो उस पर जरा बताइए। विदेश नीति पे मैं कह रहा हूं कि भारत की जो विदेश नीति है वो चाहे कोई भी पार्टी आए वो एक साथ चलनी चाहिए। और इस सरकार ने जब शुरुआत नहीं, एक उन्होंने कहा, मैं जवाब तो देने दीजिए, अगर आप बीच में बोलेंगे फिर टूटता है वो। एक लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन। क्या हुआ कि जब मोदी जी की सरकार आई तो जिस तरीके से शिशुपाल को कुछ समय दिया गया था, 3 बार उनको समय दिया गया, उन्होंने उड़ी किया, उन्होंने पठानकोट किया। इसके बाद इस सरकार ने तय किया कि जब तक पाकिस्तान नाक रगड़ कर हमारे सामने आए और कहे कि हम भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते, हम उनको प्रायोजित नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी ये दोहराती है, भारतीय जनता पार्टी ये दोहराती है कि जब तक पाकिस्तान इस एडमिशन के साथ नहीं आएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि 3 बार बेल आउट पैकेज पर है। कह रहे हैं जब बीजेपी की सरकार होती है पाकिस्तान मजबूत हो जाता है। ठीक है, विदेश नीति पर हम एकजुट क्यों नजर नहीं आ रहे? मणिशंकर अय्यर के बयान का भी मैं जिक्र करने वाला था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं भारत की सरकार के बारे में, उस पर भी मैं आने वाला था। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, टीवी9 भारतवर्ष एक अनूठा प्रयोग करने जा रहा है। अब आप कल सुबह का अखबार आज ही अपनी टीवी पर देख सकते हैं, तो आज रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा दैनिक भारतवर्ष। तो देश के सामने हाजिर हो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। देशद्रोही वर्सेस देशभक्त की जो बहस चल रही है उसको आगे बढ़ाता हुआ हमारा यह इल्जाम है कि चुनावी फायदे के लिए पूरे विपक्ष को देशद्रोही साबित करने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा इल्जाम है आज भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी से की स्पोक्सपर्सन है, उनसे मैं इसका जवाब चाहूंगा। राधिका, ये आरोप तो बार बार लगता है और इसका जवाब राजीव पांडे देंगे भी, लेकिन मैं आपको 17 नवंबर 2015 की तारीख याद दिलाना चाहता हूं जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और वो ये कहते हैं कि पहली और सबसे बड़ी चीज है कि मोदी को हटाया जाए। भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता तभी आगे बढ़ सकती है। हमें और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमको सत्ता में वापस लाइए, उन्हें हटाइए, और कोई रास्ता बचा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जब आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो वही इस डिबेट की शुरुआत कर देते हैं कि भाई उनको देशद्रोही कहा जाए कि देश विरोधी बयान दिया। बीजेपी को चारा तो आप लोग दे रहे हैं। समीर जी, क्योंकि आपने जैसे एक बयान गिनाया, एक बयान मैं भी आपको गिनाना चाहूंगी। वो बयान जो ऐसे ही एक कटघरे में दिया गया था, वो स्टेटमेंट जो ऐसे ही एक सेट था, दूसरे चैनल में, एक और चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही एक कुर्सी पे बैठ के, ऐसे ही कटघरे में बैठ के एक उनको सवाल करे तो उन्होंने कहा था ये लव लेटर लिखना बंद करिए जी, पाकिस्तान को मैं उसकी भाषा में जवाब दूंगा, लव लेटर नहीं लिखूंगा। अब आते हैं वापस आज में आते कुछ 2-3 हफ्ते पहले पाक डे था। पाक डे पे एक लव लेटर लिखा गया। किसने लव लेटर लिखा? उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वो लव लेटर आज कबूल हो गया। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तो उसके ऊपर स्टैंप इन्होंने अपनी तरफ से पहल करी, स्टैंप लगा दिया और बार बार पहल करते हैं। जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे बैठ के, वाजपेयी जी हो चाहे मोदी जी हो, सब बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बदले में टेररिस्ट लेकर आते हैं। और इन्हीं की एक बात का जवाब दे दूं, इन्होंने 2 ही अटैक गिनाए, लेकिन सर 19 बड़े हमले
हुए हैं पिछले 5 साल में और 19 बड़े हमले सिर्फ हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स में। 5000 बार से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हुई हैं। तो ये क्या है? ये आपकी विदेश नीति है, कूटनीति है, कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत है। देश इंतजार करता रह गया, एक के बदले 10 सर आएंगे। यहाँ मोदी जी जाके पाकिस्तान को गले लगाते हैं, लव लेटर लगाते हैं और वो सामने से कहते हैं हम आपको कबूल है। राजीव पांडे इस बात का जवाब दीजिए। मैं राधिका जी से ये पूछना चाहूंगा, क्या आपका इशारा ये है कि बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल जी हो या नरेंद्र मोदी हो, वो पाकिस्तान के प्रति मुलायम हैं और वो उनके मन में कुछ और है, वो भारत के हित की चिंता न करते हुए भारत के हितों के खिलाफ जाते हैं और ये काम करते हैं? बिल्कुल। और इसका एक आप समझ रही है कितनी गंभीर बात है? बिल्कुल, बहुत गंभीर बात है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसको मैं थोड़ा सा इन्हीं के एक चीज पे लेकर जाऊंगी जो ये जनसंघ के समय से कहते आ रहे हैं। इन्हीं की विचारधारा जनसंघ के समय से, यानी देश को जनसंघ और बीजेपी पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये क्यों मैं कह रही हूँ, ये आप देखेंगे इन्होंने वादा किया था कि 370 और 35 से हटाएंगे और ये जनसंघ के समय से कह रहे हैं और बार बार कहते आ रहे हैं। अब हम आते हैं कि आज की स्थिति पर। 5 साल पहले मोदी जी ने हर जगह जाके पूछा, बताओ भाइयों और बहनों, क्या ये धारा और ये अनुच्छेद हटने चाहिए कि नहीं? देश की जनता ने कहा हटने चाहिए। और कश्मीर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि कश्मीर के ऊपर ही पूरी पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग बसती है। तो सबने कहा कि हटाना चाहिए। फिर जाके इतनी इनको सत्ता की लालच हो जाती है जो पहले भी होती है। ये सरकार किसके साथ बनाते हैं? उस बाप बेटी के साथ जिसको पानी पी पी के गाली दिए और उसी स्टेज पे जब वो ओथ ले रहे थे मुख्यमंत्री बनने की, उन्होंने धन्यवाद किसका किया? पाकिस्तान का धन्यवाद किया। फिर भी 3 साल तक उनके साथ सरकार बनाए रखे। जो वही लोग जो पाकिस्तान का धन्यवाद करते, पाकिस्तान का धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ चुनाव होने दीजिए। बताइए, इस देश के मुख्यमंत्री जो मोदी जी, इतने प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री, इतने मजबूत प्रधानमंत्री, राधिका आपने कश्मीर का जिक्र किया। कश्मीर की एक पार्टी जो लोकल पार्टी है पीडीपी, उसके साथ राजीव पांडे आपकी पार्टी गठबंधन करती है। दूसरी पार्टी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला जिसके नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ये कहते हैं कि बीजेपी को आज ये बताना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग कहां है। और जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंडोर्स कर रहे हैं, वैसा ही अगर राहुल गांधी को किया होता तो सारे वो लोग जो अपने नाम के आगे चौकीदार लिखकर बैठे हैं, उनका रिएक्शन क्या होता? देखिए, मैं यहाँ पर बैठे जज साहब और जनता को बताना चाहता हूँ, एक ये मेरा सबमिशन है कि ये टाइमिंग देखिए आप। जब ही उन्होंने ये कहा, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि ये कांग्रेस बीजेपी का इमरान के साथ साठगांठ है और आम आदमी पार्टी के भी अध्यक्ष ने यही कहा। देखिए, टाइमिंग है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है लोगों को पता है। जो भी देश में हो रहा है, जो मोदी जी ने एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। अभी राधिका खेड़ा जी ने 2 बातें कही कि 19 हमले हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हुए हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर वायलेशंस बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जवाब दिया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 4.5 साल में अगर आप पठानकोट का अटैक छोड़ दे जो पंजाब में हुआ, क्या दिल्ली में बम धमाके हुए, हैदराबाद में बम धमाके हुए, बेंगलोर में धमाके हुए, मुंबई में हुए? मुंबई में 250 लोग एक दिन में मार दिए गए। एक बार नहीं, 3 बार की बात करता हूं। ट्रेन ब्लास्ट हुए। 2008 में ताज में हमला हुआ। बताइए, इस देश में क्या हैदराबाद में कोई ब्लास्ट हुआ? 6 ब्लास्ट होते थे। पूरे देश में इस्लामिक जिहाद चरम पर था। इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन था, और जहां पटना के गांधी मैदान में हमला हुआ। ये 4.5 साल में जो सिक्योरिटी स्टेटस था, जो बॉर्डर पर है, पाकिस्तान हमारे साथ हाइब्रिड वार कर रहा है, मेरा पहला स्टेटमेंट है, वो करेंगे। और पठानकोट जो बॉर्डर पे था, इस छोड़ करके 4.5 साल में आप ब्लास्ट का नाम बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मद्रास में हुआ क्या? पहला मेरा सवाल, वो जवाब है इनका, और जनता देख रही है। जहां तक देशद्रोही का सवाल है, आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों जाकर के मणिशंकर अय्यर जी, जो गुरुदेव हैं, इनके 2-3 गुरुदेव हैं, दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी, जो हमारे राहुल जी हैं, जो आधे पेज नहीं पढ़ पाया, जजमेंट झूठ बोल दिया आज ही, कल उन पर कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैं आ रहा हूं, आपकी बात का जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाकर के किससे वोट मांग रहे थे कि आप लोग हमें मदद करिए जिससे हम भाजपा का उखाड़ फेंकेंगे। जब आपको उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया। अब देशद्रोही वाली बात पर आता हूं। इस देश में जो भी आदमी कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो देशद्रोही हैं।
और भारत के कानून के हिसाब से भी देशद्रोही है। सवाल पूछा था उसका जवाब आपने कहा ना कि आपने सवाल पूछा मैंने सर, टुकड़े गैंग कहाँ है ये उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। उमर अब्दुल्ला जी के घर में भी होंगे कुछ, भाग रहे हैं, टुकड़े गैंग कहाँ उनके घर में भी होंगे कुछ और भाग रहे हैं वो गैंग। पाकिस्तान लगातार जितने भी लोगों, देखिए पुलवामा का अटैक हुआ, उनके जो लोग हैं जो उनके घर में छिपते हैं, पुलवामा का अटैक हुआ, पूरी की पूरी जैश-ए मोहम्मद की लीडरशिप 15 दिन में का जवाब दीजिए हाँ या ना में। अगर राहुल गांधी का एंडोर्समेंट किया होता है इमरान खान ने, नहीं तो आज आप उनको क्या ठहराते? अरे वो दोनों तो मिले हुए हैं, वो तो दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुल करके बोला। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, राहुल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। राजीव जी, राधिका जी, जज साहब की इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि इसके जरिए सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो देश में चुनाव शुरू होने से ऐन पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिए बेहतर होगा और कश्मीर पर बातचीत भी सकारात्मक दिशा ले सकती है। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है और आज हमने कटघरे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को बुलाया है और कांग्रेस पर अब यह इल्जाम है कि कांग्रेस के कुछ नेता आतंकी संगठनों की जुबान बोलते हैं। यह सीधा इल्जाम है जिसका आज जवाब राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन, देने जा रही हैं। राधिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुलाम नबी आज़ाद जो कि आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, मतलब उनके बयान से ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में सेना जो है वो लोगों पर बहुत अत्याचार कर रही है। वो कहते हैं कि जितने आतंकी मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा सिविलियंस की जानें जाती हैं। और इसके ठीक बाद पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से, जो आतंकवादी संगठन है, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। उस बयान को एंडोर्स किया जाता है और वो कहते हैं कि देखिए आज़ाद साहब वही कह रहे हैं जो हम इतने दिनों से कहते आए। तो ये क्यों ना कहा जाए और बीजेपी के इस आरोपों में क्यों नहीं दम नजर आता आपको, जब वो ये कहते हैं कि भाई आप तो आतंकी संगठनों की जुबान बोल रहे हैं? समीर जी, इन्होंने कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कि हिंदुस्तान में लोग नहीं मरे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के लोग हैं और मैं आपको बता दूं 450 से ज्यादा सिर्फ हमारे आर्मी सीआरपीएफ के पर्सनल वहां पे मरे हैं और उस शहीद हुए हैं। और कितने अनगिनत सैकड़ों, करीबन 700-800 से ज्यादा सिविलियंस हमने खोए हैं जम्मू कश्मीर में। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक स्टेट के लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत लोगों की मौत हुई और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप ही की सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है, कोई भी मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये तो सोचना होगा कि जब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों को अगर फायदा पहुंचा रहा है तो आप ऐसे बयान नहीं देंगे ना। ऐसे बयानों को देश विरोधी माना जाए या ना माना जाए? अगर वो ये बात बता रहे हैं कि इतनी चीजें हो रही हैं, क्यों ये सरकार ऐसे कदम नहीं उठा रही कि ये चीज रोकी जाए? उन्होंने कंसर्न सिटीजन की तरह से, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर वो ये बात उठा रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, तो उसमें क्या गलत सवाल उठाया? अब इमरान खान खुद स्वयं इंडोर्स कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, तब कोई सवाल नहीं हो रहा। हमने तो किसी से जाके कुछ नहीं कहा। अब लश्कर-ए-तौयबा की आप बात करते हैं, मैं एक सवाल भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा कि कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। दाऊद इब्राहिम को लाने का वादा था। दाऊद इब्राहिम कौन है? वो भी आतंकवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पैसा किस तरीके से वो डालते हैं इस देश में आतंकवाद फैलाने को सबने पढ़ा है। उनकी बीवी आती है हिंदुस्तान, शादी में आती है, शादी में दावत खा के जाती है, चौकीदार सोते रह जाते हैं, किसी ने नहीं पकड़ा। वो हिंदुस्तान आई, आपके घर के अंदर घुसी, खाना खा के गई, शादी में नाची और वापस चली गई। अब बताइए, उसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो जब बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी अब बयान छोड़िए, ये तो साक्षात सदमे में आ जाती है। बीके हरिप्रसाद आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं फिक्सिंग हो गई इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में और फिर पुलवामा अटैक हो गया। नहीं, आप मानती हैं ये बात? जी, वो उनका निजी बयान था और मैं बिल्कुल उस बात के खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल उस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये बात कि उन दोनों के बीच में फिक्सिंग है, मैं ये नहीं कहती कि पुलवामा अटैक उस वजह से हुआ है, पर ये बात कि उन दोनों के बीच में फिक्सिंग है और कोई निर्णय नहीं देना चाहिए ना ऐसे बयान। जज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ वो पिछली बात आपने बड़ी चतुराई से उसको किनारे कर दिया था, लेकिन मैं वापस उस सवाल पे आना चाहता हूँ जो सभी ने पूछा था मणिशंकर अय्यर के बयान पर, जो उन्होंने वहाँ जाके जो बातचीत हुई थी और जो बाहर आई थी, उसका क्या मतलब था? मणिशंकर अय्यर ने ये कहा है, ये पूरा देश जानता है कि हमारी मदद करिए उनको वहाँ से हटाने, वो जब हटेंगे तब हमारे संबंध बेहतर होंगे। इसका मतलब क्या है?
देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने एक बयान गुजरात के समय भी दिया था और भी तो हमारी पार्टी तो उसी पर हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगर कोई गलत बयान देता है या कुछ ऐसी चीज करता है जो इस देश के हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में नहीं है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है जहां पे इस देश के गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ पे ना एक्शन होगा, ना रिएक्शन होगा, ना माफी मांगी जाएगी, ना उस इंसान के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। हमने स्वयं मणिशंकर अय्यर जी को उस समय पार्टी से हटाया था। ठीक है, जब आप सजा देते हैं उसके बाद वापस भी लिया। ठीक है राधिका, अब मैं तीसरा इल्जाम लगाना चाहता हूं और वो तीसरा इल्जाम, जी मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा राजीव। तीसरा इल्जाम सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कहा यह जाता है कि ध्रुवीकरण की सियासत के लिए बीजेपी पाकिस्तान का बार बार इस्तेमाल कर रही है। अब आपका वक्त आता है राजीव पांडे, और मैं ये बात आज ही का एक बयान है, आपकी पार्टी के सांसद हैं पशुपति नाथ सिंह, झारखंड से आते हैं, उन्होंने आज ही ये कहा कि इस चुनाव में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती तो विजय जुलूस पाकिस्तान में निकलेगा, वहां पर ईद मनाई जाएगी। इस तरह के बयानों से आप लोग बहुत ही चतुराई के साथ पोलराइज करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को और हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान का जिक्र करके। क्या आपको नहीं लगता कि आज के 21वीं सदी के इस भारत के लिए यह सोच बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, आपका समय तो इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में दो बातें इसी का दे दीजिए जवाब। ना ये ऐसे में जाने नहीं दूंगा। हाँ। इन्होंने क्या कहा कि दाऊद इब्राहिम की पत्नी है, पता नहीं आईबी के पास, इनके पास रिपोर्ट है, राहुल गांधी जी के पास, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उनको भारत के कानून के बारे में जानकारी नहीं है। मुख्तार अंसारी की बीवी को जेल नहीं भेजा जा सकता, अतीक अहमद की बीवी को जेल नहीं भेजा जा सकता, दाऊद इब्राहिम की बीवी पर कोई केस नहीं है। यह कांग्रेस का चरित्र है और समझ है, पहली बात। पर वादा तो दाऊद इब्राहिम पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, राजीव जी, लाने की कोशिश हो रही है। हाँ। मिशेल मामा आया है, बहुत सारे मामा आए हैं। हाँ। अभी तोता की तरह से बोल रहे कोर्ट में। हाँ। वो भी दाऊद भी आएगा, सब आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब आपने दो बातें उठाई कि गुलाम नबी आजाद जी जो कहते हैं वो लश्कर तोयबा की जबान बोलते हैं। मतलब सोचिए कहां तक साठ गांठ है कि लश्कर तोयबा उनकी बात को सपोर्ट करते हैं, तो उसको देशद्रोही नहीं कहे तो क्या कहे, देशभक्त कहे या राम भक्त कह दे, पहली बात। दूसरी बात मेरा यह कहना है जो आपसे सवाल पूछा गया है, आऊंगा उस पर आऊंगा, लेकिन ऐसे ऑलरेडी तो लीजिए आप बताइए। राजीव जी इस शब्द का प्रयोग यहाँ अदालत में ना करें तो बेहतर है। ये बहुत आपने जब ये शब्द प्रयोग किया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने जो लोग लश्कर तोयबा की भाषा बोलेंगे उनको हम देशद्रोही ही कहेंगे। ये मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, क्योंकि लश्कर तोयबा एक देश में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, देश में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। को पोलराइज करने की कोशिश क्यों? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान क्यों बार-बार पाकिस्तान को एक खास समुदाय से जोड़ने की बिल्कुल नहीं करते नजर, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान को किसी भी समुदाय से जोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है, पाकिस्तान में सिंध भी है, बलूचिस्तान में आज भारत की बात हो रही है, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ती है। पाकिस्तान में एक समाज है, एक वर्ग है जो वहां की आर्मी है, उसको हेट्रेड है इंडिया से, उनसे लड़ाई है। पाकिस्तान के साथ किसी भी कम्युनिटी को जोड़ना बिल्कुल ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसको इंडोर्स नहीं करती है। कश्मीर को भी किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी रैलियों में जब ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान के हीरो चाहिए या हिंदुस्तान के हीरो चाहिए, पाकिस्तान उनकी बात करते हैं जो आज वहां सत्ता में है। आज वहां की सत्ता में इमरान खान है, वो तो दिखावा है, मुखौटा है। उनकी सत्ता में वहां की आर्मी है जो आईएसआई चलाती है। मतलब वो होता है कि ऐसे तमाम नेता जिन्होंने ऐसे बयान दिए जिन्हें पाकिस्तान में एंडोर्स किया गया, उन्हें वो पाकिस्तान का हीरो बता रहे हैं। उसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सारे नेताओं का जिक्र आ जाता है। मेरा एक ही कहना है कि जो लोग लश्कर तैयबा की पाकिस्तान का हीरो, जो भी लश्कर तैयबा की भाषा बोलेंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। और आज के इमरान खान के बयान के बाद इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं इमरान पाकिस्तान मदद कर रहा है। जी बोलिए। मुझे अब थोड़ा दखल देना पड़ेगा। दरअसल लश्कर तोयबा ने उनकी बात बोली है ना? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। पहले गुलाम नबी आजाद बोले, उसके बाद तो हुआ यह कि लश्कर तोयबा ने उनकी आवाज बोली। बिल्कुल उसी तर्क से
आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? तारीफ नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान पिछले 70 सालों से, जब से कश्मीर का विषय है, लश्कर तैयबा और ISI की एक भाषा है कि भारत की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करती है। और वही लाइन गुलाम नबी आजाद जी बोलते हैं, वही लाइन कांग्रेस पार्टी बोलती है, वही लाइन फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, वही लाइन उनके पुत्र बोलते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। और मेरा यह कहना है कि जो मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में किससे वोट मांग रहे थे? आप गुलाम नबी आजाद जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे जब वो ये बात कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब इस तरीके के नारे लगते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लग रहे हैं? हमको ये सोचना पड़ेगा। और देखिए, पाकिस्तान यहाँ कोई एक नेशन स्टेट के बारे में नहीं है कि पाकिस्तान का हीरो कौन है, हमारा हीरो कौन है। इशू ये है कि भारत में जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखती है। जितने भी आतंकवादी संगठन, उन सबका जो रिलेशन है वो पाकिस्तान से मिलकर के आता है। आपके नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है? किसी ने नहीं मांगा। नहीं मांग रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर ईद मनाई जाएगी। उनका नरेंद्र मोदी ने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। हाँ, तो लेकिन ये स्टेटमेंट तो है ना। अब सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भी उठता है कि जब इस तरह के बयानात आते हैं और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? इसलिए कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम है कि हिंदू वोट बैंक छिटकने के डर से कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है। राधिका, ये सच है क्या? समीर जी, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट तौर से समझाती हूँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता को एक ही चश्मे से देखती है। ना हम बंटवारे के चश्मे से देखते हैं, ना भेदभाव के चश्मे से देखते हैं। हमारे लिए आप यहाँ बैठे लोग, राजीव जी भी, सब भारतीय है, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे। ना हमने कभी देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे देखा है, ना हमने कभी जाट, गुजर, राजस्थानी या किसी और नाम से देखा है। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया दो चीजों के बारे में, देशद्रोहियों के बारे में, और अच्छा है हम देशद्रोहियों के बारे में बात करते हैं। और हमने उम्मीद करी थी इस 5 साल में जिन लोगों ने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आप उनको जेल में डालेंगे, लेकिन वो आज भी बाहर घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। और जिन्होंने नहीं कहा, आप उनके पीछे लगे हुए हैं। तो सख्त कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, पकड़िए और उनको डालिए जेल में। पर नहीं डालेंगे क्योंकि इससे उनकी मदद होती है। अब फिर आते हैं इसी बात पे, क्योंकि मैं बार बार, आप बयान तो गिना रहे हैं लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और मैं इस एक्शन पे आऊंगी ISI के ऊपर। ISI कौन है? जो इस देश के अंदर टेररिज्म भेजती है, फैलाती है, उसको सिखाती है। वही ISI जिसको पाकिस्तान जो कंट्रोल करती है, आपने बताया ना, वही ISI, एक सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, वही ISI जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, आइए हमारा एयरबेस देखिए, देखिए कैसे फिर हमला हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा के अमित शाह जी ने कहा धन्यवाद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया ISI को कि बहुत ही बेहतरीन आपने जांच करी। और वो क्या देखे गए जांच में? कि आपने ही अपने लोगों को मरवाया है। ये उनकी जांच का रिजल्ट था। तो अब आप बताइए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक सवाल बस लेना चाहता हूँ। मैम, आप क्या कहेंगी इस पर, और क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की जाती है चुनावों के वक्त में, और ये भी उसकी एक कड़ी है? देखिए, सांप्रदायिकता का शुरुआत 9वीं लोकसभा चुनाव से हुई थी, जब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे गई। और जो इमरान खान ने बयान दिया है, इसका कहीं ना कहीं वोटों की फसल काटना है। अब ये कौन इसका इस्तेमाल कर लेगा अपनी बुद्धि से, ये किसको फायदा होगा इमरान खान के इस बयान से? किसको फायदा होगा? ये मुस्लिम वोट को लोग ये समझते हैं ये होलसेल डीलर इनके नेता है, वो जहां कहेंगे वो डाल देगा। मुस्लिम पढ़ा लिखा है, वो भी समझ से वोट देगा। किसी इमरान खान वो क्रिकेट खेलने वाले और गजल गाने वालों के कहने से नहीं देगा वोट मुस्लिम। ठीक है मैम, आप कहना चाह रही हैं कुछ? देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान की रक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। मुस्लिम्स को सदैव ये डराया गया कांग्रेस ने कि हम आपके शुभ चिंतक हैं। उसके बाद उनको वोट बैंक बना करके इकट्ठा कर लिया गया। फिर सपाइयों ने उनको, समाजवादियों ने डराया कि हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। किसी ने उनका दर्द नहीं लिया, किसी ने विकास की कोशिश नहीं करी। अब दूसरी तरफ जब देखा गया कि मुस्लिम वोट बैंक बट रहा है, तो राहुल जी को
हिंदू याद आ गए, उनकी पगड़ी केसरिया हो गई, उनका गोत्र बदल गया। अरे अपने दादा, उनके दादा बहुत नेक थे, फिरोज जहांगीर, वो जो राष्ट्रीयन थे, बहुत अच्छे क्रिटिक थे, उनको भूल गए। तो मतलब मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी ये सारे दल कर रहे हैं, आप ये मानती हैं? तो आपको ये नहीं लगता कि हिंदू वोट बैंक की ठेकेदारी बीजेपी कर रही है? जब कर्नाटक में उसको ये कहना पड़ता है कि हिंदू खतरे में है। नहीं, बीजेपी भी करती है, लेकिन कांग्रेस तो अपने आप को ये कहती थी कि हम सारे देश की पार्टी है, सबके लिए। और एक बात और, वायनाड में आप देखिए तिरंगा दिखाई नहीं दिया, और जो हाथ वाला पंजे वाला तिरंगा था, कांग्रेस का चिन्ह था, वो दिखाई नहीं दिया। राजनीतिक पार्टी है मुस्लिम लीग, लेकिन लहरा कौन से झंडे रहे थे? हरे झंडे, चांद तारे वाले। तो उससे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्यों नहीं है? हरे रंग से दिक्कत है? हरे रंग से दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट था, इसलिए कांग्रेस नहीं। तो मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है, तो मुस्लिम लीग का झंडा है, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? नहीं है, हिंदू भी है, हाँ, हाँ। लेकिन हरे रंग से दिक्कत जो बार बार बीजेपी के नेताओं ने जताने की कोशिश की, वो भी बात तो देश को समझ में नहीं आती कि हरे रंग से दिक्कत क्या है। इस देश के तिरंगे में केसरिया भी है, हरा भी है और सफेद भी है, तो रंगों से कैसी दिक्कत? रंगों को क्यों बांट रहे हैं? क्यों रंगों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है, जो जब सांप्रदायिकता का हम जिक्र करते हैं तो लगता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इल्जामों की एक पूरी फहरिस्त है, आगे उनकी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। तो देश के सामने हाजिर हो में आपका स्वागत है। मुकदमा अभी भी चल रहा है, बहुत सारे इल्जामात हैं जो अभी भी बाकी हैं। अब चौथे इल्जाम पर आ जाते हैं, और यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जुड़ा हुआ सवाल है। इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान पर हमले के बाद सेना के शौर्य को चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रही है। राजीव पांडे, ऐसा क्यों है कि हर रैली में आपकी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे हर नेता को यह बताना पड़ रहा है कि देखो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, देखो हमने एयर स्ट्राइक कर दी? कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सेना को, एयरफोर्स को मोदी की सेना बताकर वोट मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या मजबूरी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मोदी की सेना या बीजेपी की सेना ये तो हो नहीं सकती, देश की सेना है, सबको पता है। पॉलिटिकल, हमारे देश में जो सब कुछ है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने एक पॉलिटिकल विल दिखाया कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। और इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि देश के सामने जो चुनाव में डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा भी एक मुद्दा है कि अगर हमारे लोगों पर हमले होंगे तो हम इनका जवाब देंगे, उसके लिए जरूरत होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। और ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि आप आते हैं, आप लोगों को मार करके चले जाते हैं और वहां से आराम से आप 7वीं 8वीं फेल लोग भेजते हैं, और इसके बाद हमारे जवानों पे हमले होते हैं और हम चुपचाप बैठे रहे कि हम उनको मारेंगे। इसलिए उनको पनिश करने के लिए जहां आतंकवाद की फैक्ट्री थी उस पर अटैक किया। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पॉलिटिकल विल है कि हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। आप में वो पॉलिटिकल विल क्यों नजर नहीं आता कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हो? और पुलवामा में जो 40 जवानों की शहादत हुई इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से, उस पर आप जनता को जवाब दें, वो जवाबदेही नजर नहीं आती। समीर जी, अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे, जो आतंकवादी घटना को रोकने की कोशिश होती है, लेकिन फिर भी बीच में, मैंने आपको बताया कि सबसे कम घटना हुई है इस देश में 4.5-5 साल में, कि कहीं कोई और जगह नहीं हुआ, वहां पर लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान ने लोग भेजे, और वो अगर 100 बार आप एवर्ट करते हैं तो एक बार हमला हो जाता है। लेकिन क्या उसके बाद जो लोग इसके मेन ब्रेन हैं, क्या उस पर हमला नहीं होना चाहिए? यह काम बिल्कुल होना चाहिए। सरकार ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने काम किया है। अगर यह काम किया है तो हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। शहीदों के नाम पर यह बात हो रही है कि पॉलिटिकल विल की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातूर रैली में साफ साफ कहा कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर से मैं ये कहना चाहता हूं गलत क्या है इसमें? कि वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर अपना वोट देंगे या नहीं देंगे। तो ये क्या है? उस शहादत, जिन लोगों ने उनको शहीद किया, जो कायराना हरकत जिन्होंने की, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया इस सरकार ने, उसको, उस काम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार वोट मांग सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, एक लास्ट लाइन केवल बोलना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी पर हमारा अगला इल्जाम,
सबकी इजाजत से कांग्रेस पार्टी पर हमारा अगला इल्जाम यह है कि आप पाकिस्तान पर हमले के बाद सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम। राधिका खेड़ा, इसका जवाब दीजिए कि बार बार ऐसे बयानात क्यों दिए जाते हैं जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं, अगर हुई भी तो वहां पर कोई मारा नहीं गया। समीर जी, हम सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाएंगे? उस सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसे 2 टुकड़े किए कि जिस लाल आंख को दिखाने की ये बात करते हैं वही आंखें पाकिस्तान हमारे ऊपर 28 साल तक नहीं दिखा पाया। वो 28 साल के बाद तब दिखाई जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। वो सरकार जिसकी ढुलमुल नीतियां हैं, ढुलमुल नीतियां पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि कुछ साफ नहीं है। साड़ी शॉल डिप्लोमेसी, ढोकला डिप्लोमेसी, स्विंग डिप्लोमेसी, इससे देश नहीं चलता, इससे शहादत टुकड़े करने का जिक्र किया। पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए 1971 में इंदिरा गांधी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में सामने आकर उनकी तारीफ की। आज जब एयर स्ट्राइक करके पुलवामा अटैक का बदला लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा पाते? समीर जी, जब यह पुलवामा अटैक हुआ था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मोदी जी को साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आपके 56 इंच के सीने के साथ मेरा सीना साथ लगा है, आप करिए जो निर्णायक कदम लेना है करिए, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं, जो करना है करिए, पर निर्णायक कदम रखिए। लेकिन सवाल मन में तब आते हैं जब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के ना आर्मी के चीफ, ना एयरफोर्स के चीफ, ना नेवी के चीफ, ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं बताते कि क्या हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके ये बोलते हैं कि 300 या 400 टेररिस्ट मर गए। पहले ये बताइए, क्या देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, देश का राधिका, आपकी पार्टी के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब में मंत्री हैं, वो कहते हैं मकसद क्या था, क्या आतंकियों को मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने गए थे? तो ये पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हुए नजर आते हैं आपकी पार्टी के नेता बार बार? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी का ये बयान, और तमाम फहरिस्त है, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं, आपकी पार्टी के थिंक टैंक है सैम पित्रोदा, उन्होंने और गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल तब उठता है, मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगी, जब प्रधानमंत्री जी आके नहीं बताएंगे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बताएंगे, ना सेना के अध्यक्ष, सेना के चीफ बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बताएंगे जी 300 टेररिस्ट मिले। उनको ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, देश संविधान से चलता है, संविधान से नहीं चलता है। राजीव पांडे, जल्दी से एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, ये 250 का आंकड़ा क्यों, जब एयरफोर्स ये कह रही है कि जो टारगेट हमको दिया गया वो हमने हिट कर दिया, आप लोग आंकड़े कहां से ले आते हैं? जिस समय ये हुआ उस समय सबसे पहले जो प्रेस स्टेटमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने नहीं दिया, आर्मी ने दिया, फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने आकर के दिया, वो तो ठीक, हमने ये किया। सुनिए, उसके बाद आपने सियासत शुरू कर दी ना उस पर। किसी ने, देखिए ऐसा है, पहले दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत, आपने सारी लिस्ट में बोलना नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत है कि वो क्या क्या बोलते हैं। देखिए, एक असेसमेंट था, वीके सिंह जी ने क्लियरली बताया कि वहां 300 से ज्यादा मोबाइल सिम एक्टिव थे, उसके बाद वो सारे सिम बंद हो गए। वो 300 से ज्यादा लोग भी मर सकते हैं, हो सकता है कुछ कम भी मर सकते हैं, इस पर एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। ये सवाल कुछ है नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि भारत की आर्मी 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला की। प्रॉब्लम यहां आती है, जो देशद्रोही वाला आपका पूरा डिबेट है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों। ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इस मुकदमे को हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि इस अदालत के जज राहुल देव साहब अपना फैसला सुनाएं। और राहुल देव जी, इस बयान के बाद और दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान के इस बयान के बाद पटाखे कहां फूटेंगे? देखिए, पटाखे फूटने की गुंजाइश तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक अहम बयान है और उसको उसकी पूरी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि हमारे सारे मित्र जो बाहर चुनावी सभा में जैसे भाषण होते हैं, अदालत में भी उसी तरह की बातें हुई, क्योंकि मुद्दा एक हो लेकिन उस पर सारी दुनिया के मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब जो मैं समझता हूँ, इमरान खान के मतलब ये है कि उनके वो ये तथ्य स्वीकार कर रहे हैं कि उनको इस नरेंद्र मोदी या कोई भी जो एक बीजेपी की सरकार हो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, उसमें चूंकि वो एक हिंदू मत को का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसको बिना किसी आलोचना के डर के उसको एक नैतिक बल उसमें राजनीति ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान से समझौता कर सके, पाकिस्तान के करीब जा सके। जो हिम्मत सबसे पहले अटल जी ने दिखाई, उससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई थी, क्योंकि हमेशा, और उसका कारण भी आप देख सकते हैं कि विपक्ष का था कि पाकिस्तान के प्रति जरा भी दोस्ती दिखाना इस देश के विपक्ष के लिए सहना कठिन हो जाता है।
तो ये एक भारत की जो इस समय भू राजनीतिक स्थिति है उसका स्वीकार है जो इमरान खान कर रहे हैं। और उसके पीछे ये भी तथ्य है कि पाकिस्तान की अपनी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अब और डिस्टर्बेंस और भारत से लड़ाई किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके वो ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति पर है। इसलिए उसके हित में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहे, और शांति बनी रखने की गुंजाइश उसको इस बहुमत वाली सरकार में ज़्यादा दिखती है, बजाय एक ऐसी सरकार में जो हमेशा किसी भी नए और हिम्मती कदम उठाने में हिचके। बिल्कुल, इमरान खान के इस बयान को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस फैसले के लिए राहुल देव जी, साथ ही साथ राधिका खेड़ा और राजीव पांडे जो हमारे साथ थे आज कटघरे में, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुकदमा हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल एक नए मुकदमे की शुरुआत होगी और देश के सामने हाजिर करेंगे 2 और खास मेहमानों को इन्हीं कटघरों में, और उनसे पूछेंगे सवाल, उन पर चलाएंगे मुकदमा। लेकिन फिलहाल आज की कार्रवाई में, आज के मुकदमे में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अब से बस थोड़ी देर बाद TV9 भारतवर्ष का अनूठा प्रयोग देखना ना भूलिएगा। दैनिक भारतवर्ष यानी कल का अखबार 1 रात पहले टीवी पर।